हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। जनरल साइंस में हम बायोलॉजी कैटेगरी से पढ़ रहे थे पाचन तंत्र वाला टॉपिक। तो पिछली क्लास में हमने आपको पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन, पाचन तंत्र में जो पाचन की क्रिया होगी उसमें कौन कौन से अंग भाग लेंगे उसके बारे में बताया था, और पाचन कितने चरणों में पूर्ण होता है, वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, 5 स्टेप्स के बारे में जिसकी हमने चर्चा की थी। तो उन स्टेप्स का नाम क्या था और कितने चरणों में पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, और थोड़ा सा हमने उस पूरे पाचन की प्रक्रिया का कि भोजन का डाइजेशन किस तरीके से होता है उसका एक कंप्लीटली शुरुआती तौर पर हमने एक इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू देख लिया था। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अब पाचन तंत्र के बारे में। काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगा इस क्लास में। ये जो आपका डिटेल्ड डिस्कशन है ये अब आपको पाचन तंत्र के हर एक छोटे से छोटे पहलू से आपको रूबरू कराएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र की। जैसा कि हम जानते हैं पाचन तंत्र जो होता है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पाचन तंत्र के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका आहार नाल जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होती है हमारी जो भी संबंध पाचक ग्रंथियां होती हैं, है ना, जो भी आपकी कंसर्न डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो होती हैं। और पाचन ग्रंथि हमारी 3 हैं। उससे पहले सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है आहार नाल को, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है या 30 से 32 फीट के आसपास होती है, इतनी। पाचन तंत्र जो होता है जिसका मुख्य अंग है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसके फिर 7-8 भाग होते हैं। अर्थात ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल में और भी कई छोटे छोटे पाचक अंग, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इससे जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स इस आहार नाल का जो निर्माण है वो बहुत सारे छोटे छोटे अंग मिलकर के करते हैं। आहार नाल का सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है मुख, है ना, मुख, माउथ, जिसमें हमारे होठ वाले हिस्से आते हैं। इसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने का जो काम करेगा वो होगा मुख गुहा में, बकल कैविटी में। आपको बता दें कि मुख गुहा के 2 हिस्से होते हैं। मुख गुहा में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक तो दांत, टीथ, और दूसरा जीभ, टंग। दांत और जीभ जो हैं वो हमारे मुख गुहा, बकल कैविटी का हिस्सा होते हैं। इसके बाद में सबसे पहले भोजन मुख में पहुंचेगा, मुख के बाद में भोजन जाएगा मुख गुहा में, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में टीथ के थ्रू, दांतों के जरिए उस भोजन को तोड़ने का काम किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में चीरने फाड़ने का काम किया जाएगा, और जीभ पर यहां से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जीभ पर एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम। यहां जो जीभ पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जीभ पर पाई जाती है लार। क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है, निष्कासन होता है। जीभ पर जो लार पाई जाती है, सलाइवा जो पाई जाती है, उस सलाइवा या लार में रोजाना 1.5 लीटर लार जो बनती है उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथि, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इस लार में एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन एंजाइम, जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है वो आपका करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, है ना, और लाइसोजाइम एंजाइम करेगा आपको भोजन को या हानिकारक कीटाणु को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए। तो आहार नाल का जो कि 8 से 10 मीटर लंबी या 30 से 32 फीट लंबी होती है, उसका पहला भाग होता है मुख, दूसरा होता है मुख गुहा, जिसमें 2 अंग आते हैं हमारे, जीभ और दांत और जीभ आती है। उसके बाद तीसरा हिस्सा होता है आपका ग्रसनी फेरेंस, जो जस्ट आपका मुख गुहा के पीछे वाला हिस्सा होता है ना, श्वास नली जिसके पास में पाई जाती है, एपिग्लोटस घाटी द्वार पाए जाते हैं। ग्रसनी के बाद भोजन पहुंचता है आपका ग्रास नली में, जिसे आहार नली के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं।
ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली जो होती है एसोफेगस, जिसे आप आहार नली भी कहते हैं, फूड ट्यूब कहते हैं, जो यहां होती है हमारी, है ना, यहां से गले में, यहां से इस जगह से लेकर के और आमाशय तक ये होती है। इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से भोजन को धकेला जाता है आमाशय की ओर। ठीक है, ग्रास नली के बाद में आपका पहुंचेगा भोजन आमाशय में। आमाशय में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, पेप्सिन होगा, रेनिन एंजाइम होगा, आमाशय में जठर रस निष्कासित होंगे, है ना, HCl का उत्पादन होगा आमाशय में। यहां पर भी भोजन का पाचन होता है। आमाशय के बाद फिर जैसे भोजन जाएगा छोटी आंत में, उससे पहले बीच में आता है पक्वाशय, वहां उसमें पित्तरस मिला दिया जाता है। छोटी आंत जैसे हम क्षुद्रांत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां भोजन का कंप्लीटली पाचन हो जाता है, संपूर्ण डाइजेशन और अंतिम रूप से डाइजेशन, फाइनल डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन, अंतिम रूप से पाचन। और सर्वाधिक जो पाचन होता है भोजन का, या भोजन के लगभग सभी तत्वों का, हर एक न्यूट्रिएंट्स का जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में ही पचे भोजन में से जल का अवशोषण शुरू हो जाता है। उसके बाद में आते हैं बड़ी आंत, जिसे हम बृहदांत्र कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इस बड़ी आंत में जो अपशिष्ट होता है, उस अपशिष्ट में से जल का अवशोषण करने का काम करती है उंगलीनुमा संरचनाएं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई या माइक्रोविली के नाम से जानते हैं। ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। कैसी होती हैं? अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो अपशिष्ट में से जल का अवशोषण करती हैं, और बड़ी आंत में ही फिर जो ठोस अपशिष्ट होता है उसको मलाशय की ओर धकेल दिया जाता है। आहार नाल का सबसे अंतिम जो अंग होता है वो होता है आपका मल द्वार या गुदा, रेक्टम या एनस होता है। तो ये हो गया जो पूरा पाचन तंत्र का था, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आहार नाल, दूसरा आपकी संबंध पाचक ग्रंथियां, जिसमें आपने देखा आहार नाल के हिस्से ये होते हैं। जो आपकी छोटी आंत होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से लेकर के 7.5 मीटर के बीच में होती है, जो इस आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है। जबकि आहार नाल की खुद की जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से लेकर के 10 मीटर के बीच में होती है। या एसएससी के एग्जाम में फीट के रूप में पूछा गया था, तो 30 से 32 फीट होती है इसकी लंबाई। किसकी? आहार नाल की, एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, पाचन तंत्र में ये हो गए आहार नाल के हिस्से, जो कि आपके 8 अंग थे। इसी पाचन तंत्र में फिर आती हैं संबंध ग्रंथियां, जो कि 3 होती हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी लार ग्रंथि, सलाइवा ग्लैंड। लार ग्रंथि जो होती है हमारी वो 3 होती हैं, सब मैग्जीबुलर ग्रंथि, दूसरी होती है हमारी सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी होती है पैरोटिड ग्रंथि। ये तीनों ही लार का उत्पादन करती हैं। रोजाना लगभग 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है। कितनी लार का उत्पादन होता है भाई? 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो लार का उत्पादन करती है, या जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी होती है? आपकी पैरोटिड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जो आपके यहां गाल वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो जो संबंध जो ग्रंथियां थी उनमें सबसे पहले हमारी ग्रंथि आ गई लार ग्रंथि, जो कि 3 होती हैं, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। रोजाना लार ग्रंथियों से लगभग 1.5 लीटर लार का निष्कासन होता है। दूसरी हमारी ग्रंथि आती है यकृत या लीवर, जिसे हम जिगर भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है? लीवर है या यकृत है। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन, सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो भी किस में होती है? लीवर में होती है। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर का, मानव पाचन तंत्र का, क्योंकि ये पित्तरस का निर्माण करता है, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, क्योंकि ये आपका यूरिया का संश्लेषण करता है ना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर लीवर नहीं होगा तो फिर पाचन की कल्पना नहीं कर सकते, फिर यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी, तो हमें धीरे धीरे वो गठिया रोग भी हो सकता है ना, यूरोलैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। तो लीवर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि ग्रंथि भी है और जो पाचन तंत्र में भी भाग लेता है। उसके बाद में तो इसके ऊपर एक ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है।
ठीक है। पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। दैट मीन्स लीवर जब सड़ने लग जाता है या लीवर कमजोर हो जाता है, डैमेज होने लग जाता है, तो लीवर में धीरे धीरे कुछ समय पश्चात में अपने आप ठीक होने की क्षमता पाई जाती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो होती है लीवर की, और सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन या दोबारा ठीक होने की जो सबसे कम क्षमता होती है वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में, नर्व सेल के अंतर्गत होती है। तीसरी हमारी जो पाचक ग्रंथि होती है अग्नाशय, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हो आप? पैनक्रियाज को, अग्नाशय को कहते हो। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा हमने इसको? क्योंकि इस प्रकार की जो ग्लैंड होगी जिनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हो वो हमारी मिश्रित ग्रंथि कहलाते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा भाई? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जबकि एंजाइम निकलता है इससे ट्रिप्सिन, टाइलिन, है ना, बाकी के एंजाइम एमाइलेज वगैरह ये सारे एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन हेतु ट्रिप्सिन पाया जाता है, वसा के पाचन हेतु लाइपेज एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन हेतु टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यही होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दूसरे नंबर पे, वो लीवर के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी होती है? यही होती है। तो ये था जनरल सा ओवरव्यू पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। अब हम इन एक एक अंग को पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड में। पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है और गुदा मार्ग में संपन्न होती है। मुख से प्रारंभ होकर के, मुख से प्रारंभ मतलब माउथ से स्टार्ट होकर के, और एनस वाला जो हिस्सा होता है गुदा मार्ग, है ना, वहां जाकर के ये संपन्न होती है। याद रखना, पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से, और संपन्न कहां होती है? गुदा मार्ग में होती है। पाचन की क्रिया जो होती है वो आहार नली के माध्यम से होती है ना। आहार नली है ये भैया, इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, है ना, ईसोफोगस, या इसे हम ग्रास नली भी कहते हैं, ग्रास नली। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होती है आहार नाल, आहार नाल, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल का हिस्सा होती है आहार नली। आहार नली जो होती है वो फूड ट्यूब होती है जो यहां गले में पाई जाती है। तो पाचन की क्रिया के लिए इस नली का, फूड ट्यूब का, आहार नली का होना बहुत जरूरी है। तो पाचन की क्रिया जो मुख से प्रारंभ होकर के गुदा मार्ग तक संपन्न हो रही है वो किसकी सहायता से हो रही है? किसके माध्यम से हो रही है? आहार नली के माध्यम से, जिसे हम ग्रास नली भी कहते हैं, इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाता है। पाचन जो होता है उसमें सभी जो अंग होते हैं पाचन के वो आहार नाल का भाग होते हैं। जितने भी पाचन अंग होते हैं वो किसका भाग होते हैं? आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे पोषण नाल, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। आहार नाल एक पोषण नाल होती है क्योंकि इसी की वजह से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। जब भोजन का पाचन होगा, और पाचन कौन करता है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। जब भोजन का पाचन होगा तब उस पचे हुए भोजन में से हमें पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो मानव शरीर का पोषण मिलेगा। तो आहार नाल भोजन के पाचन का काम कर रही है, इस वजह से आहार नाल से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे पोषण नाल कहते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, या फीट में कितनी होती है? 32 से 36 फीट होती है। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, याद रखना। लंबाई मीटर में 8 से 10 मीटर और फीट में कितनी होती है? 32 से 36 फीट होती है। ये जो आहार नाल होती है इसका जो विस्तार होता है वो मुख से लेकर के और मल द्वार मतलब गुदा मार्ग तक होता है, क्योंकि भोजन के पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और संपन्न कहां होती है? गुदा मार्ग में। कहां होती है? गुदा मार्ग में। तो आहार नाल की लंबाई भी मुख से स्टार्ट होकर के और कहां तक होगी? मल द्वार तक, है ना, रेक्टम तक, वहां तक होगी, या एनस वाले हिस्से तक होगी। तो आहार नाल मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक विस्तृत होती है। विस्तृत का मतलब एक्सटेंडेड होती है, फैली हुई होती है, वहां तक ये होती है, पाई जाती है। आहार नाल का काम क्या होता है? आहार नाल के फंक्शन जो होते हैं, काम होते हैं भोजन का पाचन, बिल्कुल सही बात है। आहार नाल जो है वो क्या करेगी? भोजन का पाचन करेगी। उसके अलावा क्या काम होगा आहार नाल का? आहार नाल का ही एक हिस्सा होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या होता है? पचे भोजन में से जल का अवशोषण। तो आहार नाल का पहला काम हो गया भोजन का पाचन, दूसरा हो गया पचित भोजन का अवशोषण, जो छोटी आंत में होता है ये काम।
भोजन को मुख से अपशिष्ट के मल द्वार तक पहुंचाना, तो भोजन में से जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, उसको मल द्वार तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? आहार नाल ही करता है। कौन करता है भाई? आहार नाल ही करता है। तो ये आहार नाल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है पाचन तंत्र के साथ में। विभिन्न जो स्तर होते हैं उनमें जो सवर्णी पेशियां पाए जाते हैं, स्निफर्स पाए जाते हैं, वो भोजन में पचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करते हैं। मतलब जितने भी आपके स्तर होंगे, वेरियस जो लेयर होंगी, उनमें सवर्णी पेशियां, है ना, सवर्णी पेशियां जो होती हैं वो भोजन, पचे भोजन और अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। भोजन की गति को, भोजन के पाचन से होने से उत्पन्न उस रस की गति को और अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करने का काम कौन करती हैं? सवर्णी पेशियां करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दिया। जीभ मुख गुहा का ही एक हिस्सा है। जीभ के मुख गुहा के दो भाग होते हैं, एक तो दांत और एक जीभ। तो जीभ भी मुख गुहा का ही एक भाग है, जिसके पृष्ठ भाग में, पीछे वाले भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिव्या फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो फ्रेनुलम लिंगुअल या जिव्या फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा रहता है। फिर जीभ गुहा या मुख गुहा के ही हिस्से होते हैं दांत। तो सारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में पाए जाते हैं, और दांत और मसूड़ों की इस स्थिति को हम गर्तदंती ठीकोडोंट के नाम से जानते हैं। जितने भी दांत होते हैं वो हमारे मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, और दांत और मसूड़ों की ये जो कंडीशन होती है कि भाई मसूड़ों में दांत जो धसे हुए हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं गर्तदंती या ठीकोडोंट। गर्त का मतलब गहराई में, जड़ों में सेट हुआ दांत गर्तदंती कहलाता है, ठीकोडोंट कहलाता है। तो सारे दांत जो होते हैं वो मसूड़ों में स्थित होते हैं, इसलिए दांत और मसूड़ों की ये जो स्थिति है उसको गर्तदंती या ठीकोडोंट कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में। मुख गुहा से प्रारंभ कर करके गुदा मार्ग तक, और ये पाचन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी या मुख जो होता है, माउथ, वो क्या होता है। तो पाचन की क्रिया में जो मुख से प्रारंभ होकर के गुदा मार्ग तक संपन्न होती है, और पाचन की क्रिया में जो मुख्य अंग भाग लेता है आहार नाल। आहार नाल जिसे हम पोषण नाल कहते हैं, क्योंकि शरीर को पोषण जो होता है वो आहार नाल के माध्यम से ही होता है, क्योंकि भोजन का पाचन किस में होता है? आहार नाल में होता है। अब हम देखते हैं एक एक अंग के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी। मुख गुहा, बकल कैविटी। बकल कैविटी, है ना। बकल कैविटी या मुख गुहा क्या होती है? मुख गुहा में हमारे मुख्यतः दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं हमारे दांत, और दूसरी क्या होती है? जीभ होती है। दांत, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और मनुष्य द्विबारदंती होता है ना, ठीकोडोंट होता है। जीभ होगी, जीभ पर पाई जाएंगी 3 लार ग्रंथियां, जिनसे लार का क्या होगा? निष्कासन। तो मुख गुहा भोजन के पाचन का सबसे शुरुआती जो हिस्सा है वो मुख गुहा है। यहीं से भोजन के पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। मुख गुहा में मुख्यतः 2 चीजें होती हैं, दांत और जीभ होती है। क्या होती हैं? दांत और जीभ पाई जाती है मुख गुहा में। ठीक है भाई, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब मुख गुहा जो होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो होते हैं हमारे दांत, जिसे हम टीथ कहते हैं, और दूसरा होता है आपका जीभ, जिसे हम टंग के नाम से जानते हैं। मुख गुहा के 2 भाग होते हैं, दांत और जीभ। मतलब बकल कैविटी जो होती है उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, दांत पाए जाएंगे और जीभ पाई जाएगी। ठीक है, दांत की अगर हम बात करें सबसे पहले, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दांतों के बारे में, टीथ्स के बारे में, क्योंकि देखो भोजन के पाचन के लिए दांत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब तक भोजन के बड़े टुकड़ों को, जटिल टुकड़ों को चीरने फाड़ने का, काटने का, तोड़ने का, छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? दांत। अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो प्राणी होते हैं, खासकर मनुष्य जो होते हैं उनमें अलग अलग कार्य करने के लिए 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जो अलग अलग आयु में आते हैं। अपने जीवन में कई दांत 2 बार आते हैं, कई दांत 1 बार ही आते हैं। जो दांत 2 बार आते हैं उन्हें हम द्विबार दंती कहते हैं, या अस्थायी दांत कहते हैं, या दूध के दांत कहा जाता है। ठीक है,
तो दांत जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? विषमदंती, विषमदंती, विषमदंती का मतलब अलग अलग प्रकार के, हेटेरोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट कहा जाता है, हेटेरोडॉन्ट। विषमदंती का मतलब होता है हेटेरोडॉन्ट, इसका मतलब होता है अलग अलग प्रकार के दांत होना, अलग अलग प्रकार के दांत होना। दूसरे हमारे दांत होते हैं द्विबारदंती, द्विबारदंती जिन्हें हम डाइफोडोंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डाइफोडोंट, द्विबारदंती। तो मनुष्य एक विषमदंती द्विबारदंती दांत वाला प्राणी है। मतलब मनुष्य में द्विबारदंती, द्विबारदंती का मतलब डाइफोडोंट, ओडोंटो। अच्छा, दांतों का निर्माण जो होता है जिन कोशिकाओं से होता है वो होती है हमारी ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांतों का निर्माण होता है। तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं वो दांतों के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है भाई, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांतों का निर्माण होता है। और मनुष्य विषमदंती होता है, हेटेरोडॉन्ट होता है, मतलब मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कुल जो 32 जो दांत होते हैं उनमें 4 अलग अलग प्रकार के दांतों के सेट होते हैं। और मनुष्य एक डाइफोडोंट प्राणी है, द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब जिसमें दांत जीवन में 2 बार आए। जीवन में जब दांत 2 बार आए तो उसे द्विबारदंती कहा जाता है, डाइफोडोंट कहा जाता है। कुल 32 दांत में से 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार उगते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत, मिल्क टीथ या अस्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। दांत जो होते हैं, टूथ्स जो होते हैं, तो मनुष्य जो होता है विषमदंती जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्स में इनके बारे में काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमदंती दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में से जैसे जो आपके कुल 32 दांत हैं, उन 32 दांतों को हमने 4 कैटेगरियों में उनके सेट्स बना दिए हैं ना, कि भाई 4 सेट बना दिए। इस वाले सेट में ये इतने दांत और ये वाले दांत रहेंगे, दूसरे वाले सेट में इतने दांत रहेंगे और ये वाले दांत रहेंगे। इनका काम ये होगा, फंक्शन ये करेंगे। तो जो दांत होते हैं वो विषमदंती दांत 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से किसी एक प्रकार का काम होगा भोजन को चीरने फाड़ने का, किसी एक प्रकार के दांत का काम होगा भोजन को काटने का काम होगा, है ना, किसी दांतों का काम भोजन को चबाने का काम होता है। तो विषमदंती दांत जो कि 4 प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके कर्तनक। कौन से हैं? कर्तनक, है ना, जिन्हें हम कहते हैं कैनाइन। कर्तनक या कैनाइन के नाम से जानते हैं। कर्तनक कह लीजिए या कैनाइन कह लीजिए, मतलब एक ही है। पहले दांत होते हैं आपके कर्तनक, सॉरी इंसीजर जिन्हें हम कहते हैं ना, कैनाइन नहीं। तो कर्तनक दांत को कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर मतलब कैंची वाले। कैंची का काम क्या होता है? काटने का काम होता है। तो पहले दांत होते हैं कर्तनक जिन्हें हम इंसीजर कहते हैं। दूसरे हमारे दांत होते हैं रदनक जिन्हें हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। तीसरे दांत होते हैं हमारे अग्रचयवर्णक जिन्हें हम प्रीमोलार्स कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे चयवर्णक जिन्हें मोलार्स कहते हैं। तो कर्तनक जो दांत हैं जिन्हें हम इंसीजर कहते हैं, रदनक दांत जिन्हें हम कैनाइन कहते हैं, अग्रचयवर्णक दांत जिन्हें हम प्रीमोलार्स कहते हैं, प्रीमोलार्स, चयवर्णक दांत जिन्हें हम मोलार्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के दांतों के सेट मनुष्यों के में पाए जाते हैं। विषमदंती दांत, हेटेरोडॉन्ट जो टीथ होते हैं वो 4 होते हैं। नंबर 1 कर्तनक जिन्हें हम इंसीजर कहते हैं। काम क्या करते हैं, कब उगते हैं, कितनी आयु में आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। रदनक जिन्हें हम कैनाइन कहते हैं, अग्रचयवर्णक जिन्हें हम प्रीमोलार्स कहते हैं, और चयवर्णक जिन्हें हम मोलार्स के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के जो दांत होते हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? फिर मनुष्य विषमदंती होता है, दूसरा होता है मनुष्य द्विबारदंती है, डाइफोडोंट है। मनुष्य विषमदंती
द्विबार दंती प्राणी है, डाइफोडोंट प्राणी है। ठीक है, द्विबार दंती मतलब ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हों। जो दांत जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें हम द्विबार दंती कहते हैं। और द्विबार दंती दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आपके दूध के दांत, मिल्क टीथ के नाम से जाना जाता है, जो संख्या में कितने होते हैं? 20। इन्हें हम अस्थायी दांत भी कहते हैं। अस्थायी दांत, अस्थायी दांत या मिल्क टीथ के नाम से जाने जाते हैं। मिल्क टीथ मतलब ये वाले जो 20 दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा से उगते हैं। तो ये होते हैं आपके दूध के दांत या अस्थायी दांत जो होते हैं 20। और द्विबार दंती दांत का दूसरा जो प्रकार है वो आपके स्थायी दांत, जिनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। शुरुआत, अब आप कहोगे सर जब दूध के दांत 20 हो गए अस्थायी तो फिर तो 12 होने चाहिए, दांत कुल 32 होते हैं, यही तो कहोगे। लेकिन नहीं भैया, ये जो 20 वाले दांत होते हैं ना ये टूटते हैं, 12 वाले ये नहीं टूटेंगे, ये जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन जब ये 20 दांत एक बार जब टूट जाते हैं, जब दोबारा उगते तो तीसरी बार नहीं उगते। इसलिए अस्थायी दांतों की कुल जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? 32। उस 32 में से जो 20 दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, तो स्थायी दांतों की संख्या हो गई 32 और अस्थायी दांतों की संख्या जो हो गई है वो कितनी होगी? ये 20। तो 32 में से 20 दांत जो होते हैं वो आपके जीवन में 2 बार उगते हैं। 2 बार उगने के बाद फिर वो स्थायी हो जाते हैं। तो स्थायी दांतों की कुल संख्या हो गई 32 और अस्थायी दांतों की जो संख्या हो गई या दूध के दांत वो कितने हो गए? 20। तो ये टूटते हैं, ये जीवन में दोबारा आते हैं। अब इन दांतों के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में, क्या इनका काम होता है, क्या इनकी फंक्शनिंग होती है, कब ये उगते हैं, संख्या में कितने होते हैं। जो आपके दांत होते हैं विषमदंती दांत, देखो दांत की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें टूथ की, तो ये हमारा एक नुकीला दांत होता है, नुकीला दांत होता है ना। इस नुकीले दांत का ये बाहरी स्ट्रक्चर है, ये नुकीले दांत की अंदरूनी संरचना है। क्रॉस सेक्शनल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। दांत का जो बाहरी हिस्सा है उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। इसे हम कहते हैं, दांत को यहां से लेकर के इस वाले हिस्से को हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन या शीर्ष का नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दांत का यहां से लेकर के ये वाला जो हिस्सा होता है दोनों तरफ से, इस वाले हिस्से को, सिर्फ इतने वाले हिस्से को हम कहते हैं नेक। नेक या गर्दन नाम दिया जाता है। फिर दांत का बाकी का ये जो हिस्सा होता है यहां से लेकर के यहां तक, है ना, इसमें आप देख रहे हैं ये नुकीले सींग निकले हुए हैं, भैंस के जैसे हैं या गाय के जैसे। ये नुकीले जो सींग निकले हुए हैं, इन नुकीले सींगों को हम कहते हैं मूल या रूट कहा जाता है। तो यहां से लेकर के और दांत का ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है रूट या मूल कहलाता है। और दांतों का जो जड़ वाला, आपने सुना होगा भाई दांतों की जड़, तो दांतों की जो जड़ होती है जिन्हें हम रूट कहते हैं, यहां से यहां तक जो है ये ही मसूड़ों में धसी रहती हैं। तो मनुष्य को थीकोडोंट प्राणी कहा जाता है। थीकोडोंट, अभी हम चर्चा करते हैं हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट और थीकोडोंट क्या है। तो ये दांत की बाहरी संरचना है। ये दांत का यहां से लेकर के यहां तक वाला हिस्सा क्राउन या शीर्ष कहलाता है। दांत का बाकी ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका कहलाता है नेक, गर्दन। गर्दन ही तो हमारी बीच में से पतली होती है। और यहां से लेकर के यहां तक का दांत का निचले हिस्सा जो होता है ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? इसको हम रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं या मूल कहते हैं। दांत जो होता है वो मुख्यतः बना होता है डेंटिन का। किसका बना होता है? डेंटिन या डेंटाइन, है ना। वो इंग्लिश नाम की वजह से उसे कोई डेंटिन कह लेता है या कोई डेंटाइन कह लेता है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं DENTIN, DENTIN। अभी उसको कोई डेंटिन कह देता है उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, या कोई इसको डेंटाइन कह देता है। ठीक है, तो एक ही बात है, डेंटिन कह लीजिए चाहे डेंटाइन कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ट्रांसलेशन जो है प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हैं। दांत का जो दांत बना होता है, पूरा जो दांत बना होता है वो मुख्यतः डेंटिन या डेंटाइन का बना होता है। और दांत के ऊपर जो बाहरी आवरण होता है, ये जो कोटिंग रहती है, ये जो बाहरी हिस्से पर ये जो पॉलिश रहता है ये होती है इनेमल की। किसकी होती है? दांतों का बाहरी आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? इनेमल से बना होता है, इनेमल होता है। ठीक है, इनेमल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है। ठीक है, जो शरीर का
सबसे कठोरतम पदार्थ, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है ना, वो होता है इनेमल। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल होता है। ठीक है, जब हमारे मुंह का पीएच मान ज्यादा हो जाता है तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, क्षरण, जिससे हम बोलते हैं दांतों का डिके होना, है ना, डिके होना। तो दांतों में संक्षारण या क्षरण लग जाता है, धीरे धीरे हमारे दांत जो होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं मुंह का पीएच 5.5 के आसपास होने से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है कि दांत मुख्यतः किसके बनते हैं, डेंटिन या डेंटाइन के। दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। अब हम बात करते हैं दांत के अंदरूनी हिस्से की। ठीक है, ये दांत का अंदरूनी हिस्सा है। तो ये जो इनेमल है, उसके बाद में आप देख रहे हैं दांत का ये जो पीला पीला वाला हिस्सा है, दांत ये जो बना हुआ है, ये होता है हमारा डेंटिन। क्या होता है, डेंटिन होता है। उसके बाद में हम देखें कि जो दांत का ये वाला जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है, ये इसे जो लाल रंग का हिस्सा है दांत में, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो है इसे हम कहते हैं पल्प कैविटी, हिंदी में कहा जाता है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा मतलब मांसल जो संरचना होती है, मांस के जैसी संरचना, वो ये होती है हमारी पल्प कैविटी, मज्जा गुहा। ठीक है, तो सबसे भारी आवरण हो गया एनेमल का, एनेमल के बाद ये वाला आवरण बन गया आपका डेंटिन का, डेंटिन के बाद ये होती है आपकी मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में ऐसी आप ये धागेनुमा संरचनाएं देख रहे हैं ना, धागेनुमा संरचनाएं, ये होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, नर्व सेल्स या ब्लड वेसल्स होती है, रक्त कोशिकाएं, रक्त सिराएं, रक्त वाहिनियां, और ये आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती है जिनका संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। इसलिए दांतों में हमें दर्द का अनुभव होता है इसी की वजह से, इन नर्व सेल की वजह से। ये वाला जो हिस्सा होता है रूट, तो ये रूट कैनाल कहलाती है ना, रूट कैनाल कहलाती है ये वाला हिस्सा। ये रूट वाला हिस्सा होता है, जड़ वाला हिस्सा जो अंदर धंसा रहता है मसूड़ों में। ये हमारी दांतों का निर्माण करने वाली बाहरी हड्डियां, तो मसूड़ों में ही ये पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें हम बोन्स कहते हैं। इसके ऊपर ये बाहरी आवरण जो होता है मज्जा गुहा के ऊपर, ये छोटा सा जो आवरण देख रहे हैं आप व्हाइट कलर का, ये सीमेंट का आवरण होता है। वो सीमेंट हम जो गर्मियों में काम में लेते हैं वो सीमेंट नहीं होता है। और ये होते हैं आपके मसूड़े होते हैं जिन्हें हम जम्स या गम्स के नाम से जानते हैं। अब जो दांत होते हैं, तो दांतों में होती है सेंसिविटी, है ना, सेंसिविटी। सेंसिविटी, सेंसिविटी का मतलब जो होता है, जब आप कोई एकदम से ठंडा या गर्म चीज, अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी वाली समस्या है तो आपको सेंसिटिविटी की वजह से आपको दांतों में दर्द महसूस होता है। आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया तो आपके दांतों में झंझनाहट होगी, दर्द महसूस होगा, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। या आपने कोई आइसक्रीम खा ली, आपके दांतों में दर्द सा होता है, झंझनाहट सा होता है, उसको भी हम सेंसिटिविटी कहते हैं। या फिर आपने कोई गर्म पानी पी लिया तो उसकी वजह से आपके दांतों में टीस चलती है, झंझनाहट होती है या दर्द महसूस होता है, उसी भी हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी हमें किसकी वजह से फील होती है, मज्जा गुहा की वजह से। और दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होती है, जब हमारे जो एनेमल होता है ना, जब मुंह का पीएच मान 5.5 या उससे कम हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा जो बाहरी आवरण है, जो इसकी कोटिंग करके रखा है, इसे बचा रहा है, वो धीरे धीरे उसका जब क्षरण होने लग जाता है, क्षरण होने लग जाएगा तो सीधा सीधा ठंडी या गर्म वस्तु का प्रभाव इस मज्जा गुहा पर पड़ेगा। और मज्जा गुहा में पाई जाती हैं हमारी ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हमें दर्द का अनुभव, ठंड का अनुभव करवाती हैं। तो जब भी आप ठंडी गर्म चीजें खाते हैं तो आपका बाहरी आवरण, चूंकि आपका पीएच मान 5.5 या उससे कम लगातार रहने से ये जो बाहरी आवरण की कोटिंग थी एनेमल की, वो डैमेज हो गई है। डैमेज हो गई है तो सीधा ठंडा या गर्म पानी आपके यहाँ मज्जा गुहा पर असर डालेगा, आपको दांतों में जलन, ठंडक या दर्द महसूस होगा, टीस महसूस होगी। इसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अब ये जो हमारे दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे रहते हैं। तो देखो मनुष्य विषम दंती, विषम दंती का मतलब हेटेरोडोंट, तो विषम दंती को हम बोलते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट होता है, विषम दंती दांत पाए जाते हैं। और मनुष्य कैसा होता है, द्विबार दंती, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, डाइफोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट कहा जाता है। और मनुष्य के दांत जो होते हैं वो मसूड़ों में, जो जंस होती हैं इनमें धसे रहते हैं। ये देख रहे हैं आप मसूड़े हैं, इनमें धसे हुए, मसूड़ों से बाहर ये आपकी हैं बोन्स हैं, हड्डियां हैं जिनसे दांतों का निर्माण होता है। इस दांत के अंदर भी हड्डी पाई जा रही है, देखो। तो मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्राणी जिनके दांत मसूड़ों में धसे रहते हैं उन्हें हम थीकोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहा जाता है। जब प्रश्न आएगा कि मनुष्यों के दांत मसूड़ों में धसे रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है,
थिकोडोंट कहा जाता है। जब दांत जीवन में जिन प्राणियों के 2 बार आते हैं वो कैसे प्राणी कहलाते हैं? डाइफोडोंट कहलाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के विषम दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्य को क्या कहा जाएगा? हेट्रोडोंट कहा जाएगा। अब दांतों का बात हो गई कि चलो थिकोडोंट हो गया, अगर दांत अंदर की तरफ धसे हुए मसूड़ों में तो वो थिकोडोंट कहलाएगा। दांतों का निर्माण जो कोशिका हड्डियों से होता है, क्योंकि दांत मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस, दांत मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के बने होते हैं। हमारे दांत और हड्डियां जो होती हैं वो मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के बनी होती है। अब दांत का जो निर्माण होता है जिन हड्डियों से होता है वो होती है हमारी ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांतों का निर्माण होता है। किनसे होता है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से दांतों का निर्माण होता है। और दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? दांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टूथ जो होता है वो आपका ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो दांतों का निर्माण हड्डियां जो करेंगी वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं करेंगी, और दांतों का अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था दांतों के बारे में। ठीक है, चलिए दांत जो कि हमने विषमदंती दांत जो देखे थे 4 प्रकार के, तो मनुष्य विषमदंती दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से? कर्तनक जिसे हम इंसीजर कहते हैं, दूसरा रदनक जिसे हम केनाइन कहते हैं, तीसरा हमारे अग्रचयवर्णक जिन्हें हम प्रीमोलार्स कहते हैं, और चौथे होते हैं आपके चयवर्णक जिन्हें हम मोलार्स कहते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी क्या है। जो 4 प्रकार के विषमदंती दांत होते हैं उनमें 32 जो कुल होते हैं उनके हमने 4 सेट बना दिए, इसलिए हमने 4 अलग अलग प्रकार के दांतों के सेट बनाए, इसलिए उसको हमने विषमदंती नाम दे दिया। पहला है कर्तनक जिसे इंसीजर कहा जाता है। एग्जाम में नाम ही इंसीजर कैनाइन भी पूछ लिया जाता है। कर्तनक नाम से ही पता चल रहा है, जो कर्तन, इंसीजर का मतलब क्या होता है? कैंची, है ना। सीजर जो होती है, तो कैंची क्या काम करती है? कपड़े को, कागज को काटने का काम करती है। तो वैसे ही हमारे दांत होते हैं इंसीजर दांत। तो इंसीजर जो दांत होते हैं जिन्हें हम हिंदी में कर्तनक कहते हैं, उनका काम क्या होता है? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। और ये दांत कौन से होते हैं? आगे वाले, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर और नीचे, ये जस्ट आपके फ्रंट वाले जो दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 4 निचले जबड़े में होते हैं, है ना। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में होते हैं, कुल होते हैं 8 दांत। तो जस्ट आपके सामने वाले जो दांत होते हैं, 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में, बिल्कुल फ्रंट वाले जो दांत होते हैं वो हमारे कर्तनक या इंसीजर कहलाते हैं, जिनका काम होता है भोजन को काटना। जो संख्या में कुल होते हैं 8, अर्थात 4 ऊपरी जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। और ये जो दांत होते हैं इंसीजर या कर्तनक, ये बच्चे की 6 माह आयु के बाद में आते हैं। तो इसमें प्रश्न आता है, प्रश्न क्या बनता है? एक शिशु में सबसे पहले दांत कितने माह की आयु के पश्चात में उगना प्रारंभ होते हैं? तो शिशुओं में दांत सर्वप्रथम 6 माह की आयु में उगना प्रारंभ होते हैं। अब उनमें भी जो दांत होते हैं एकदम फुल टीथ फॉर्मेट में निकलते हैं। सबसे पहले उनकी जड़ें विकसित होती हैं, तो उनके मसूड़ों में टीथ चलती है, तो वो किसी भी चीज़ को चबाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दांतों में खुजली होती है। दांत उगरे होते हैं तो उनके मसूड़ों में खुजली सी महसूस होती है उनको, है ना, इचिंग महसूस होती है। तो फिर वो किसी भी चीज़ को अपने मुंह में डाल लेते हैं, किसी भी चीज़ को खाने लग जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इसलिए। अब इससे क्या होता है? यहीं से फिर वो बात आती है दस्त वाली बात, डायरिया वाली बात। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को, अपने किसी भी चीज़ को मुंह में रखता है क्योंकि उसके मसूड़ों में इचिंग हो रही है, तो उससे रिलीफ के लिए वो पेन को या किसी भी चीज़ को, आपका कंगा है, कॉम्ब है, पेन है, और भी कोई चीज़ है, आपका की होल्डर है, आपका की चेन है, बाइक की चाबी है, उसको अपने मसूड़ों में वो रगड़ता है, या किसी का अंगूठा या खुद का अंगूठा। तो इससे क्या होता है? उसको जो इचिंग होती है मसूड़ों में, जो खुजली होती है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज़ वो क्या होता है, जब ये उल्टी सीधी चीज़ें अपने मुंह में डालता है या खिलौनों को, छोटे छोटे खिलौनों को मुंह में डालता है जो केमिकल युक्त होते हैं, तो उसके इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, और संक्रमण की वजह से बच्चे में दस्त लगते हैं।
तो ये एक आम कहावत है कि भाई बच्चे को अगर दस्त लग रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है, इसका मतलब उसके दांत उग रहे हैं। तो उसका बुखार का दांत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए बुखार नहीं चढ़ रहा है, दस्त नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके दांत नहीं उग रहे। लेकिन अधिकतर मोरओवर केस में होता है, क्योंकि बच्चा किसी भी उल्टी सीधी चीज को अपने मुंह में रखता है, इस वजह से उसके संक्रमण होता है, और संक्रमण की वजह से बच्चे के बुखार चढ़ता है और उसको लूज मोशन होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो होते हैं, लगभग 1 से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चों को दस्त से संबंधित कोई भी टैबलेट नहीं देनी चाहिए। ये नेचुरल दस्त लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से, है ना, जो कि दिन में 3-4 बार दस्त जाना, बच्चे का दस्त करना आम बात है। इसके लिए सबसे बेटर चीज है ORS वाला घोल। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस घोल है वो बच्चे को दिन भर पिलाते रहें, उसके लिए कोई टैबलेट, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। खासकर बच्चों को सिरप और टैबलेट कभी भी डॉक्टर या WHO रिकमेंड नहीं करता है, ये गैर कानूनी है। 1.5 साल तक के बच्चे को कोई भी लूज मोशन से रिलेटेड ना तो सिरप ना टैबलेट कोई सरकारी डॉक्टर या अच्छा डॉक्टर कभी भी नहीं लिखता है। कोई छोटा मोटा जो क्लिनिक होता है वो लोग सिरप तक दे देते हैं, जबकि सिरप तो बच्चे को दे ही नहीं सकते, दस्त वाली सिरप है ना, क्योंकि वो नेचुरल दस्त है, नेचुरल लूज मोशन है। बस आप कोशिश कीजिए कि वो उल्टी सीधी चीज़ों को, इन्फेक्टेड चीज़ों को अपने मुंह में नहीं डाले। जब वो मुंह में नहीं रखेगा इनको, तो आप उनको साफ सुथरी, आजकल मार्केट में काफ़ी हाइजीन, केमिकल फ्री प्लास्टिक के खिलौने आते हैं, केमिकल फ्री हाइजीनिक तरीके के काफ़ी अच्छे टीथर आते हैं। वो टीथर आप उस बच्चे को दीजिए, वो उस टीथर की बराबर क्लीनिंग की और उसको डी इन्फेक्ट करने की ध्यान रखिए, तो फिर आपके वो जो दस्त वाली समस्या है या बुखार आने वाली समस्या नहीं रहेगी। तो बच्चों में सबसे पहले दांत उगना प्रारंभ होते 6 महीने बाद में। 6 महीने में भी वो दांत उगना प्रारंभ हुए, स्टार्ट हुए, दांत बने नहीं है, सबसे पहले जड़ें उगती है। या फिर बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत उगते हैं, तो वो उगते हैं कर्तनक, जो होते हैं इंसीजर, मतलब बच्चों में आगे वाले दांत आते हैं। अक्सर हम बचपन में बच्चों के साथ काफ़ी मस्ती करते हैं, उसके मुंह में उंगली देते हैं, बेटा इसको काटो, है ना, और जब वो चबाता है हमारी उंगली को तो उसको भी बड़ा अच्छा महसूस होता है ना, और हमें भी उंगली में थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द सा अनुभव होता है। तो ये बच्चे के साथ की होती है अठेलियाँ। तो सबसे पहले जो दांत उगते हैं शिशुओं में वो 6 महीने बाद उगना प्रारंभ होते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, शिशुओं में कौन से दांत उगते हैं सबसे पहले, तो वो उगते हैं कर्तनक या इंसीजर। इनका काम होता है भोजन को काटने का कार्य कर। संख्या में कुल कितने होते हैं? 8, जो 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, अपर वाले आपके हिस्से में, और 4 लोअर जबड़े में होते हैं, और ये आगे वाले होते हैं। इनका काम होता है भोजन को सिर्फ और सिर्फ काटना। दूसरे हमारे दांत होते हैं रदनक, जिन्हें हम कहते हैं कैनाइन, रदनक या कैनाइन। अच्छा, ये जो कर्तनक वाला जो दांत होता है ना, ये कर्तनक, ये हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी दांत, वो यही होता है। एग्जाम में प्रश्न आया SSC के एग्जाम में कि एक मूल गजदंत कौन सा होता है, मतलब हाथियों में जो ये जो 2 दांत निकले रहते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कर्तनक। वो सिर्फ काट सकते हैं, है ना, वो भोजन को चीर फाड़ नहीं सकते। तो हाथी में कौन से दांत पाए जाते हैं? कर्तनक पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं दूसरे रदनक, जिन्हें हम कैनाइन कहते हैं। कैनाइन का मतलब होता है चीरना फाड़ना। तो भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम करते हैं दांत, वो होते हैं हमारे रदनक, कैनाइन, जो संख्या में होते हैं 4, जो 2 तो होते हैं ऊपरी जबड़े में, और ये लगभग 16 से 20 माह की आयु के बाद में, कहने का मतलब ये लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात में उगना प्रारंभ होते हैं। तो जो साइड में होते हैं ना आपके नुकीले दांत, ये नुकीले दांत होते हैं, है ना, नुकीले दांत होते हैं। ये जो साइड में होता है, एक यहाँ पे होता है ना, और एक इधर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, एक इस साइड में मिलेगा। 4 आपके नुकीले दांत होते हैं, बिल्कुल, वो आपके होते हैं रदनक, और इनका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात उगना प्रारंभ होते हैं, जो संख्या में कुल 4 होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। फिर इसके ऊपर प्रश्न बनता है, मांसाहारियों में सर्वाधिक विकसित दांत कौन से हैं? तो जो आपके जो भी शेर, चीता हैं, वो मांसाहारियों में सबसे ज्यादा जो विकसित दांत हैं वो भी कौन से होते हैं? रदनक ही होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, तो उनको इन दांतों की आवश्यकता होती है। तो मांसाहारियों में जो, या कभी आपने शेर या चीते को देखा होगा अपने शिकार को चीरते फाड़ते हुए, तो उसके यहाँ साइड में नुकीले दांत निकले रहते हैं, 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे से निकले रहते हैं।
उन्हें हम रदनक कहते हैं, इंग्लिश में कैनाइन कहा जाता है। इनका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य। संख्या में होते हैं 4, उगते हैं ये 16 से 20 माह की आयु के बाद में। और मांसाहारियों में सबसे अधिक विकसित दांत कौन से होते हैं? रदनक होते हैं। तीसरे हमारे दांत होते हैं अग्रचयवर्णक, जिन्हें हम प्रीमोलार्स कहते हैं। इनका काम होता है भोजन को चबाने का कार्य। ये पीछे वाले जो दांत होते हैं यहां पर, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं और ये सबसे लास्ट में उगते हैं, जो संख्या में होते हैं 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं, जो 10 वर्ष की आयु के बाद में उगना प्रारंभ करते हैं। 10 वर्ष के बाद ये कभी भी उग सकते हैं, आपके 18 वर्ष में, 15 वर्ष में, 14 वर्ष में, 20 वर्ष तक ये उगते हैं। संख्या में होते हैं 8। इनका काम होता है भोजन को चबाना, और भोजन को चबाने का काम कौन करती है? हमारी दाढ़ करती है ना, दाढ़ करती है। चौथा हमारा जो दांत आता है वो आता है पश्च चयवर्णक, या जिसे सिर्फ हम चयवर्णक भी कहते हैं। ये प्रीमोलार्स, तो अग्र चयवर्णक जिसे हम प्रीमोलार्स कहते हैं, पश्च चयवर्णक जिसे हम मोलार्स भी कहते हैं, इनका भी काम भोजन को चबाने का होता है, लेकिन ये लगभग 12 से 15 की माह की आयु के बाद में निकल आते हैं। मतलब जो आपके 16 से 20 माह की आयु में आते हैं ना चीरने फाड़ने वाले दांत, तब ही ये वाली दाढ़ भी उग जाती है। जो दांत होते हैं संख्या में 12, कितने होते हैं? 12। बाकी ये वाले जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 8 पाए जाते हैं। अब जो दांत होते हैं इनमें से किस दांत का क्या काम है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब इन जो कुल 32 दांत होते हैं, हमारे शरीर में कुल 32 दांत नहीं होते, है ना, वो कुल जो 32 दांत होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। 32 दांतों में से कुछ जो दांत हैं जैसे चयवर्णक, है ना, जो कितने हो गए? 12, जिन्हें हम अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। विजडम टीथ, विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। 32वां जो दांत होता है ना, अब 32 है पूरे, उस 32 में से भी एक होता है 32वां, ठीक है, जो संख्या में होते हैं 4, है ना। ये जो दांत होता है जो अक्कल दाढ़ के नाम से जिसे हम जानते हैं चयवर्णक कहते हैं, या विजडम टीथ जिसे कहा जाता है, वो एक अवशेषीय अंग होता है। वो काफी वर्ष की आयु के बाद उगता है, काफी लोगों में ये नहीं उगता 32वां दांत, ठीक है। इसलिए इसे हम अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं, और जिसे हम चयवर्णक भी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है, ठीक है। दांतों का अधिकतम भाग डेंटिन या डेंटाइन का बना होता है, ये हमने पढ़ लिया था। शरीर का सबसे मजबूत भाग या सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है। तो दांतों का बाहरी आवरण किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो दांत जो होता है उनका बाहरी आवरण इनेमल का बना होता है। और अब हम जानते हैं दंत सूत्र के बारे में, टीथ फॉर्मूला क्या है। उससे पहले जैसा कि हमने पढ़ा कि जो दांत होते हैं मनुष्य में वो 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्थायी और अस्थायी दांत, है ना। स्थायी और अस्थायी दांतों की अगर हम बात करें, स्थायी और अस्थायी दांत, तो हमारे स्थायी जो दांत हैं वो कितने हैं? टोटल 32 हैं। और अस्थायी दांत जो हैं वो कितने हैं? 20 हैं। ये जो 20 दांत होते हैं ये जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन अस्थायी दांत को दूध के दांत, मिल्क टीथ भी कहा जाता है। यही आते हैं जीवन में 2 बार होते हैं, और बच्चों में यही पाए जाते हैं, दूध के दांत पाए जाते हैं ना। जब आदमी वयस्क हो जाता है तब उसमें ये 32 दांत बनते हैं। तो जो 20 दांत होते हैं शरीर में वो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। मनुष्य के जो दांत मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए मनुष्य को हम थीकोडोंट या गर्तदंती कहते हैं। तो गर्तदंती या थीकोडोंट, गर्तदंती का मतलब दांतों का मसूड़ों में धसा हुआ होना, दांतों का मसूड़ों में धसा हुआ होना, दांतों का मसूड़ों में धसा हुआ होना जो होता है, ऐसी स्थिति जो होती है कि जब मनुष्यों के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं तो उसे हम गर्तदंती या थीकोडोंट अवस्था कहा जाता है। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं गर्तदंती या थीकोडोंट का मतलब क्या है? मनुष्य के दांत मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए इन्हें हम गर्तदंती या थीकोडोंट कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बता दी थी। इसके बाद में अगर हम देखें मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस के, कैल्शियम के बने होंगे और फॉस्फोरस के बने होते हैं। दांत ही नहीं, दांत और हड्डियां दोनों ही आपके कैल्शियम और फॉस्फोरस नामक तत्व से बने होते हैं, जिनका बाहरी आवरण किसका बना होता है? इनेमल का, जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है या कठोरतम आवरण होता है। मज्जा गुहा, पल्प कैविटी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? दांत में ही पाई जाती है। दांत के अंदर मज्जा गुहा होती है, जिसकी वजह से हमें झंझनाहट दांतों में महसूस होती है और इसी से हमें सेंसिटिविटी फील होती है।
अब जो दांत हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टूथ फॉर्मूला, दंत सूत्र, है ना। ये जो टूथ फॉर्मूला है, ये टूथ फॉर्मूला फॉर यूथ एंड फॉर एडल्ट्स, वयस्कों के लिए क्या है और बच्चों के लिए क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टूथ फॉर्मूला की वयस्कों के लिए, है ना। तो दंत सूत्र वयस्कों के लिए, टूथ फॉर्मूला फॉर यूथ्स, दंत सूत्र वयस्कों के लिए दंत सूत्र क्या है। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में हम उन्हें बोलते हैं ICPM। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में उन्हें हम क्या कहते हैं, ICPM। आई का मतलब क्या है, इंसीजर। इंसीजर कौन से दांत होते हैं, कर्तनक दांत होते हैं। कौन से होते हैं, कर्तनक दांत होते हैं। सी का मतलब कैनाइन। कैनाइन वाले दांत कौन से होते हैं भाई, रदनक दांत होते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। पी का मतलब प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स का मतलब अग्रचयवर्णक, अग्रचयवर्णक जो सबसे लास्ट में आते हैं, 10 साल के बाद में आते हैं। और एम का मतलब क्या होता है, मोलार्स होता है, जिन्हें हम चयवर्णक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने बनाया है ICPM, है ना। अब देखो, आपको दंत सूत्र ज्ञात करना है, तो वयस्कों के लिए दंत सूत्र क्या है, ICPM। उसमें यहां हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा ऊपरी जबड़ा, है ना, ऊपरी जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा है और ये है निचला जबड़ा। ठीक है, ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। ये वाला जो दांत है हमारा वो कौन सा है, इंसीजर मतलब कर्तनक। ये वाला हमारा दांत है कैनाइन मतलब रदनक। ये वाला हमारा दांत है, पी का मतलब है प्रीमोलार्स, मतलब क्या है, अग्रचयवर्णक। और ये एम का मतलब है मोलार्स दांत, जिसे हम चयवर्णक कहते हैं। तो हमारी एक शॉर्ट फॉर्मूला है ICPM दांत कितने हैं। तो ICPM का जोड़ा, है ना, दुगने हो जाते हैं। तो ये ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में। तो एक इसका एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला, देखो ICPM। तो वयस्कों के लिए आप एक सूत्र याद रखिए, ICPM जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 21 23 × 2। ऐसे कर दो, 21 23 × 2, मतलब ऊपरी जबड़े में 21 23, तो निचले जबड़े में भी इतने होंगे, तो दुगना कर दो। 2 का दुगना क्या हो जाएगा, 4, इसका 2, तो ये कुल दांतों की संख्या आ जाएगी। देखते हैं, देखो ICPM, वयस्क व्यक्ति में ऊपरी जबड़े में जो आपका कर्तनक दांत होता है, इंसीजर, वो कितने होते हैं, 2। तो निचले में भी कितने होंगे, 2 होंगे। टोटल कितने हो गए, ये 4 हो गए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, कर्तनक दांत, इंसीजर दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, 4। 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। तो इनको 2 से गुणा कर दो, आपके पास ही आ जाएंगे कुल। तो इनको 2 से गुणा किया हमने, गुणा 2 कितना आ गए, 4। ऐसे ही 21 23 वाला सूत्र देखो, है ना, याद रखना 21 23 वाला। हाँ, इसके बाद में हम देखें सी का मतलब कैनाइन मतलब कर्तनक। कर्तनक दांतों की ऊपरी जबड़े में कितने, 1, तो निचले में भी कितने होंगे, 1। इनको आपने गुणा 2 से कर दिया, है ना, या आपने आपस में जोड़ दिया, एक ही बात है। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 2 हो गए। दांत कितने हो गए, 2 हो गए। ऊपरी जबड़े में 1, निचले जबड़े में 1, टोटल कितने हो गए, 2। ऐसे हम बात करें अग्रचयवर्णक की, प्रीमोलार्स की, जो 10 वर्ष के बाद में उगते हैं सबसे लास्ट में, वो होते ऊपरी जबड़े में 2, तो निचले में भी कितने होंगे, 2। संख्या कितनी हो गई टोटल, है संख्या कितनी होगी टोटल, 2 से गुणा कर दो इनको जोड़ करके, है ना। तो 1 + 1 किया, गुणा 2 किया आपने, कितना आ गया आपके पास में, 2 आ गए, सॉरी 4। हाँ, 1 + 1 हो गया 2। इसको ऐसे करो आप, देखो। तो देखो 1 + 1 प्लस करके फिर आप कर दो गुणा 2 से, ठीक है। प्लस करके आप गुणा कर दीजिए 2 से, कर दीजिए, आपके पास दांतों की संख्या आ जाएगी। जस्ट डबल हो जाएंगे ये सारे, है ना। ये पूरे मान को आप 2 से गुणा कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं, दांतों की संख्या देखते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आपके प्रीमोलार्स दांत ऊपरी जबड़े में 2, निचले में 2, कितने हो गए टोटल, 4।
लेकिन ये एक हिस्से की बताया जा रहा है, ऊपर एक साइड का हिस्सा बताया जा रहा है। ऊपर वाले में यहां दो तो नीचे वाले में यहां दो, तो इधर वालों की तो बात हुई नहीं, तो इधर भी इतने ही होंगे, तो ये भी कितने होंगे, दो दो होंगे। इसका मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 4, और गुणा 2 से कर दिया, कितने हो गए, 8। तो संख्या में टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। ये इसका सबसे सिंपल तरीका है, इनको गुणा 2 कर दो और इनको भी गुणा 2 कर दो, ये लो झंझट खत्म। जैसे ऊपरी जबड़े में आपका इंसीजर 2 दांत होता है, आप तो बस सूत्र याद रखिए, ICPM शॉर्ट फॉर्मूला। ICPM जो है वो क्या है, 21 23, ऊपरी जबड़े का एक हिस्सा है ना, ऊपरी जबड़े का एक हिस्सा है, तो दोनों हिस्से में ऊपरी जबड़े में कितने हो जाएंगे, ये दुगने हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखो। अब देखो ICPM 21 13, ऊपरी जबड़े का भी एक हिस्सा लेफ्ट या राइट वाला, तो लेफ्ट और राइट दोनों में कितने हो जाएंगे, उसके दुगने हो जाएंगे। तो ऊपरी जबड़े में अपर जो है, अपर वाले में, ऊपरी जबड़े में, और ये है निचला जबड़ा, तो ऊपरी जबड़े के एक हिस्से में जो आपके कर्तनक दांतों की संख्या है 2, तो दूसरे वाले हिस्से में भी कितनी होगी, 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। ऐसे ही निचले वाले में होंगे, एक साइड में 2 होंगे तो दूसरी तरफ भी 2 होंगे, तो 2 × 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कर्तनक दांतों की संख्या रदनक की, तो ऊपरी जबड़े में एक यहां और निचले जबड़े में एक यहां, कितने हो गए, 2, तो एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, कितने हो गए, 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने हो गए, 4। इसका मतलब दुगने कर दिया आपने, 1 × 2 और 1 × 2, तो ये आएगा 2 और ये भी क्या आएगा, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। फिर हम आते हैं प्रीमोलार्स, अग्रचयवर्णक, ऊपरी जबड़े के इस हिस्से में 2, निचले जबड़े के इस हिस्से में 2, कितने हो गए, 4, तो फिर 2 ही इधर होंगे, 6, और 2 नीचे होंगे, 8 होंगे। तो आपने गुणा 2 से कर दिया, कितने आए ये, 4, और ये भी कितने आएंगे, 4, टोटल कितने होंगे, 4 और 4 8। फिर हम बात करें मोलार्स की, चयवर्णक की, 3 इधर और 3 इधर नीचे, फिर 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 12, 2 से गुणा कर दिया। तो ये है आपके वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र। उस वयस्क व्यक्ति का ये दंत सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, आपको पहचानना है कि भाई वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र जो है वो ये है, 21 23 बटे 21 23 है, या 23 21 बटे 23 21 है ना, ऐसे। और सबसे बढ़िया है, वयस्क व्यक्ति का जो दंत सूत्र है ICPM, वो है 21 23 बटे 21 23 गुणा 2 कर दीजिए, ये लीजिए पूरा झंझट खत्म, है ना, ऐसे कर दीजिए। और ये क्या होता है, ICPM। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा दंत सूत्र गुणा 2 से करने पर वयस्क व्यक्तियों का। ठीक है भाई, ऊपरी जबड़े में 2 ये हैं तो 2 से गुणा कर दिया, लेफ्ट और राइट में टोटल कितने होंगे, 4, अर्थात इसमें कुल दांत कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 का 2 गुना कितने हो गए, 8। तो आपके कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। 4 सामने यहां होते हैं, 4 नीचे वाले में होते हैं। इसमें दांत कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, गुणा 2 से कर दो, कितने हो जाएंगे, 4। तो इसमें दांतों की संख्या 4। प्रीमोलार्स हम देखिए, ऊपरी जबड़े के लेफ्ट में 2, निचले जबड़े के लेफ्ट में 2, कितने हो गए, 4। ऐसे इधर भी होंगे, ऊपरी जबड़े के राइट में 2 और निचले जबड़े के राइट में 2, कितने हो गए, 4 इधर और 4 इधर, कितने हो गए, 8, है ना। तो 2 + 2 गुणा 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे ही मोलार्स, ऊपरी जबड़े के लेफ्ट में 3 और निचले जबड़े के लेफ्ट में 3, कितने हो गए, 6, उसको गुणा 2 से किया, टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 12। तो देखो 12 8 20, 4 24 और 8 32 हो गए, 32 दांतों की संख्या हो गई। तो वयस्क व्यक्ति का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21 23 बटे 21 23 × 2 ICPM। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है ना। बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो ICPM जो होता है उसका ये होता है 2102। बच्चों का जो दंत सूत्र होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2102 बटे 2102 × 2। इसका मतलब बच्चों में ये वाला दांत नहीं है, P वाला, प्रीमोलार्स, अग्रचयवर्ण, क्योंकि ये तो 10 साल के बाद में आते हैं, है ना। ये वाले दांत आपके 6 माह की आयु में उग जाते हैं, ये वाले दांत आपके लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात में 16 से 20 माह की आयु में उगते हैं, या 10 से 11 माह की आयु में। ये भी आपके लगभग इतनी आयु के बाद में आने लग जाते हैं। सबसे लेट उगते हैं ये 10 साल के बाद में उगते हैं।
तो ये वाले जो दांत होंगे वो बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। तो गुणा 2 कर दीजिए, देख लीजिए कितने, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 5 नीचे 10, 10 गुणा 2 करने पर कितने हो गए 20। तो बच्चों में 20 दांत ही पाए जाते हैं जो दूध के दांत होते हैं, अस्थायी दांत। अर्थात प्रीमोलार्स जो दांत होते हैं ये हड्डी वाले दांत होते हैं या स्थायी दांत होते हैं। तो बच्चों का जो दंत सूत्र हो गया उसका फॉर्मूला क्या है, 2102 बटे 2102 इंटू 2। बच्चों में ये प्रश्न आता है एग्जाम में, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो बच्चों में प्रीमोलार्स या अग्रचयवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। ये 10 वर्ष की आयु के पश्चात उगते हैं, आफ्टर 10 ईयर। अब 10 साल के बाद में कभी भी आ सकते हैं, 10 में, 14 में, 15 में, 20 में। और एक जो तीसरी दाढ़ होती है ना, अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, वो किसी किसी में उगती है जो लगभग 20 वर्ष की आयु के पश्चात 25 वर्ष तक या कभी भी उग सकती है, वो उससे भी लेट उगती है। तो बच्चों में ये वाले दांत प्रीमोलार्स या अग्रचयवर्णक नहीं पाए जाते, एग्जाम में प्रश्न आता है, और ये लगभग 10 वर्ष के बाद उगना प्रारंभ होते हैं। इसलिए बच्चों के दंत सूत्र में प्रीमोलार्स में से दांतों की संख्या गायब होती है। तो वयस्कों का दंत सूत्र होता है 2123, जबकि बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है और आपसे पूछा जाता है, 4 अलग अलग ऑप्शन देते हैं, अक्सर आप उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप वयस्क वाला याद रख लेना कि भाई 2123, उसमें से आप क्या करना, ये वाला नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये था दंत सूत्र जो कि इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। यहां पर हमारा जो दांत है वो जो होते हैं प्रौढ़ जो होते हैं, युवा होते हैं, उनमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनमें एक नुकीला वाला, एक मूल वाला दांत रदनक कहलाता है। जो मनुष्य होते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं, उनमें 4 नुकीले दांत होते हैं, ये वाले, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, कैनाइन के नाम से जाना जाता है। उसे हम रदनक या कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रदनक या कैनाइन कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए हाथी में देखो, आगे ना वही बात, हाथी के ऊपरी जबड़े का जो दांत होता है कर्तनक इंसीजर, वो दांत गज दंत के रूप में बाहर की ओर निकला हुआ होता है। हाथी में कौन सा दांत पाया जाता है, कर्तनक पाया जाता है। हाथी दांत कौन सा होता है, कर्तनक होता है। जबकि शेर, चीता वगैरह या मांसाहारी प्राणियों में कौन सा दांत ज्यादा विकसित होता है, रदनक होता है, जिसे हम कैनाइन कहते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। तो हाथी में कर्तनक दांत अधिक विकसित होगा, जबकि मांसाहारियों में रदनक दांत अधिक विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें कि जो तीसरा चयवर्णक दांत है, तीसरा चयवर्णक दांत जिसे हम अक्कल दाढ़ या तीसरी दाढ़ कहते हैं, वो लगभग 20 वर्ष की आयु के पश्चात निकलते हैं। तो जो तीसरे चयवर्णक दांत होते हैं वो 20 वर्ष की आयु के बाद निकलते हैं, जिसे अक्कल दाढ़, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम आता है, अक्कल दाढ़ किसे कहते हैं। अक्कल दाढ़ होता है आपका तीसरा चयवर्णक दांत, जो संख्या में कितने होते हैं, टोटल 4। तीसरा चयवर्णक एक यहां होगा, एक यहां होगा, 2 निचले जबड़े में, एक इधर और एक इधर, टोटल 4 जो दांत होते हैं। मतलब मनुष्य में लगभग 28 दांत ही आते हैं 20 वर्ष की उम्र से पहले, है ना। वो 4 दांत तो बाद में आते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी में 32 दांत हो, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि भाई 32 दांत तोड़ दूंगा, लेकिन भैया उसके तो 4 दांत है ही नहीं, 32 तोड़ेगा कहां से, हैं, 28 ही टूट पाएंगे। तो जो आपके तीसरा जो चयवर्णक दांत होता है, जिसे हम अक्कल दाढ़ या बुद्धि दांत या विजडम टीथ कहते हैं, वो 20 वर्ष की आयु के पश्चात में निकलते हैं। और अधिक लोगों में 4 अक्कल दाढ़ होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तीसरा चयवर्णक दांत जो एक होता है, इसके जैसे ही 3 और होते हैं, एक इधर वाले जबड़े में, एक नीचे वाले के लेफ्ट में, एक नीचे वाले के राइट में, कुल 4 होते हैं। तो अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ जो होती है, बुद्धि दांत जिसे हम कहते हैं, वो 20 वर्ष की आयु के पश्चात में उगते हैं, जो संख्या में कुल कितने होते हैं, 4। अर्थात 20 वर्ष से पहले पहले हमारे जो दांत आते हैं वो कितने आते हैं, 28 आते हैं। जबकि बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20। बच्चों में 20 होंगे, 20 वर्ष की आयु तक आप में 28 होंगे, और उसके बाद ये उगते हैं अक्कल दाढ़ या बुद्धि दांत, जो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे आपकी 32 पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अग्र चयवर्णक दांत, ये वह चयवर्णक दांत जो होते हैं उनको गाल दांत कहते हैं। चीक टीथ आया प्रश्न, प्रीमोलार्स और मोलार्स जो दांत होते हैं उन्हें चीक टीथ कहते हैं, क्योंकि ये इस गाल वाले हिस्से में पाए जाते हैं। देखो सबसे आगे वाले हिस्से में, होठ वाले हिस्से में होते हैं आपके कर्तनक, इंसीजर। इसके बाद में इधर वाले हिस्से में होते हैं आपके रदनक होते हैं। और इसको छोड़ करके जो बाकी का यहां से लेकर के यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से लेकर के
यहाँ तक का जो हिस्सा है, तो बाकी के आपके जो प्री मोलार्स और मोलार दांत है वो यहाँ से इस हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये आपके गाल वाले हिस्से में पाए जाते हैं, गाल वाले हिस्से में। इसलिए अग्र चयवर्णक प्री मोलार्स और मोलार्स चयवर्णक दांतों को गाल दांत या चीक टीथ के नाम से जाना जाता है। ये सभी लाइनें इस हिसाब से आपके लिए नोट्स बनाए हैं जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये था दांत, जो किसका हिस्सा था, मुख गुहा। तो देखो हम पढ़ रहे थे मुख गुहा, बकल कैविटी। तो उस मुख गुहा का जो दो चीजें थी मुख गुहा में, उस मुख गुहा के दो भाग थे, दांत और जीभ। तो दांत के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ जो कि एक मुख गुहा का ही हिस्सा है और जो पाचन तंत्र में जिसका अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जीभ जो होती है, मनुष्य की जीभ, उस पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और मनुष्य की जीभ में जो लार होती है वहीं से भोजन के पाचन हेतु लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम पाचन नहीं करता, वो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है, जर्म को नष्ट करता है। जीभ जो होती है, मनुष्य की जीभ मांसपेशियों से बनी होती है। किसकी बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ जो होती है हमारी वो मांसपेशियों से बनी होती है, हड्डियों से बनी हुई नहीं होती। इसलिए कहावत है कि भाई जीभ में हड्डियां नहीं होती, इसलिए इसको संभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, अगर जीभ को आपने संभाल करके इस्तेमाल नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो इसमें खुद में तो हड्डियां नहीं होती, बोन्स नहीं पाई जाती, इसमें क्या पाई जाती हैं, मांसपेशियां, मसल्स और कार्टिलेज पाई जाती हैं। तो जीभ में खुद में हड्डियां नहीं होती, लेकिन अगर इसका आपने गलत जगह गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो ये आपके हाथ पैर या आपकी हड्डी पसलियां तोड़वा सकती है। खुद में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियां तोड़वाने की क्षमता रखती है अगर ये गलत तरीके से चल जाए तो। इसलिए जीभ में हड्डियां नहीं होती, जीभ में क्या पाई जाती है, मांसपेशियां, मसल्स होती है, नरम लचीली होती हैं। और जो जीभ होती है उसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3.5 इंच होती है। कितनी होती है, 3.5 इंच लंबी होती है जीभ भाई, है ना। तो बोलते हैं जिसकी जीभ ज़्यादा लंबी है, तो भाई तेरी जीभ बहुत लंबी है, ज़्यादा चलती है ना, ज़्यादा चलती है तो ज़्यादा मत चलाइए, नहीं तो उसमें खुद में तो हड्डी नहीं है लेकिन वो आपकी हड्डियाँ तोड़वा सकती है। ये प्रश्न, हाँ, ये मांसपेशी वाला आ जाता है कई बार कि भाई जीभ किसकी बनी होती है, मांसपेशी की बनी होती है। जीभ में क्या हड्डियां पाई जाती है, नहीं। लंबाई वाली चीजें नहीं पूछी गई हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। जीभ की लंबाई लगभग 3.5 इंच होती है और जो जीभ होती है ना उस पर पाई जाती है भैया स्वाद कलिकाएं, टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती हैं, टेस्ट ब्लेड्स। तो हमारी जीभ पर लगभग 900 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, बताएंगे कौन से हिस्से से कैसा स्वाद हमें आता है। तो हमारी जीभ पर लगभग 900 स्वाद कलिकाएं, टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से हम स्वाद का पता लगा पाते हैं, स्वाद को समझ पाते हैं कि ये खारा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। वो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो हमारी पूरी जीभ पर लगभग 900 प्रकार की या लगभग 900 स्वाद कलिकाएं, टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से हम स्वाद को महसूस कर पाते हैं। जीभ जो होती है वो हमारे शरीर का ताप नियमन का भी कार्य करती है, टेम्परेचर कंट्रोल। अक्सर आपने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ते के शरीर के अंदर बहुत गर्मी होती है, कुत्ते से काटे हुए व्यक्ति जो होता है, पागल कुत्ते से, उसको रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज रोगी क्या करता है, उसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, जल फोबिया, जो पानी को देख करके डरता है, क्योंकि पानी उसको जब रेबीज हो चुका है, कुत्ते ने काट लिया है, तो कुत्ते के शरीर में बहुत गर्मी है, उस कुत्ते का जो वायरस था वो मनुष्य के शरीर में आ जाता है, तो उसके मनुष्य के शरीर के अंदर गर्मी बहुत बढ़ा देता है। जब व्यक्ति उस पानी को पीता है या पानी उसके ऊपर कोई डाल देता है तो उसको बहुत तेज ठंड लगती है, इस वजह से वो पानी से डरता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। तो कुत्ते को अक्सर आपने देखोगे वो अपनी जीभ को बाहर लटकाए हुए रहता है और उसकी जीभ से लार टपकती रहती है, तो वो क्या करता है, तापमान नियंत्रण का कार्य करती है। ऐसे हमारे शरीर में जो तापमान नियंत्रण का कार्य होता है वो जीभ के माध्यम से होता है, लार के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है। हम पानी पी करके जो है अपने तापमान को बैलेंस करते हैं, ठंडा पानी पी करके या गर्म पानी पी करके। त्वचा हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। त्वचा से भी अगर मान लीजिए हमें ठंड लग रही है तो हम आग पे तापेंगे तो हमारी त्वचा के माध्यम से हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम कूलर के आगे बैठेंगे तो वो कूलर से जो ठंडी हवा है वो हमारी त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर को ठंडा करने का काम करती है। ये तो गए अंग। और ग्रंथि की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली ग्रंथि, शरीर का ताप नियमन करने वाली ग्रंथि
टेम्परेचर रेगुलेटिंग ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। जैसा आपका एक रेफ्रिजरेटर होता है तो ये भी आ जाता है, जैसे फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, वैसे ही मानव शरीर में कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसे शरीर का थर्मोस्टेट कहते हैं। शरीर का थर्मोस्टेट, हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट का मतलब ताप स्थायी, जो तापमान को एक समान एक जैसा बनाए रखने का काम या उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है उसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें एक वाल्व लगा रहता है, थर्मोस्टेट बटन होता है जो अपने आप ही उससे कम तापमान जाने पर स्टार्ट हो जाता है फ्रिज को, और एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होने पर वो अपने आप बंद कर देता है। तो वो ताप स्थायी कहलाता है, हिंदी में उसे, इंग्लिश में उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। तो जैसे रेफ्रिजरेटर में जो काम थर्मोस्टेट का है, वैसे ही हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट के तौर पर कार्य जो ग्रंथि करती है वो कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका काम क्या है? शरीर का तापमान रेगुलेट करना। और इसी की तरह कार्य और कौन कौन किस किस के माध्यम से हो रहा है? जीभ के माध्यम से, जल के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण पसीने के रूप में भी होता है। ज़्यादा गर्मी होती तो पसीना निकलता है। विटामिन B2 जो है उसकी कमी से ग्लोसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है हमारी जीभ में। ग्लोसाइटिस का मतलब जीभ में सूजन आ जाना। तो जीभ सूज जाती है, फूल जाती है। तो जीभ सूज करके, फूल करके ये एक बीमारी हो जाती है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है विटामिन B2 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B2 का। ठीक है, तो ये जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है, जीभ के किस हिस्से से हमें कैसे स्वाद का अनुभव होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भैया, ये है ना, पहले एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो जो जीभ है हमारी, उससे हमें 4 प्रकार के स्वाद, मीठे, कड़वे, खट्टे और खारे। तो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है, देखो जो जीभ होती है ना, ये जीभ, तो जीभ पर यहां ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती हैं, कुछ हिस्से पे पाई जाएंगी यहां पर। तो ये जो टेस्ट ब्लेड्स पाई जाती है ना जीभ पर, ये होता हमारा अग्रभाग। कौन सा भाग होता है? अग्रभाग होता है। ये जीभ का होता है हमारा पश्च भाग, और ये जीभ का होता है पार्श्व भाग। पार्श्व का मतलब साइड वाला भाग, लेटरल। और ये होता है जीभ का मध्य भाग। ठीक है, तो इस पूरी जीभ पर लगभग 900 स्वाद कलिकाएं टेस्ट ब्लेड से पाई जाती हैं जीभ पर। ठीक है, अब उसके अग्रभाग से, इस वाले हिस्से से हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। कैसे? मीठे स्वाद का। पीछे वाले हिस्से से, यहां से हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होगा। साइड वाले हिस्सों से हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, और बीच वाले हिस्से से हमें नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, तो जो जीभ है उसके आगे वाले हिस्से से हमें मीठे स्वाद का अनुभव होगा, पीछे वाले हिस्से से हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, और जो बगल वाला हिस्सा होता है, मतलब यहाँ गाल वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है, जबकि जीभ के बीच वाले हिस्से से, मध्य वाले हिस्से से हमें नमकीन स्वाद का अनुभव होता है, सॉल्टी जो टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एग्जाम में बहुत अच्छी ये लाइन है, पूछी जाती है एग्जाम में, कि मीठे स्वाद का अनुभव हमें जीभ के कौन से हिस्से से प्राप्त होता है? अग्रभाग से। तो जब भी हम किसी मीठा चीनी को चखेंगे तो जीभ को आगे वाले हिस्से से चखते हैं। कड़वा आपको हमेशा पीछे वाले हिस्से में लगता है, गले में जाकर के पता लगता है हमने कड़वी चीज खा ली। खट्टा हमेशा आपको साइड में महसूस होता है। तो आगे वाले भाग से मीठे स्वाद का अनुभव, पीछे वाले हिस्से से आपको कड़वे स्वाद का अनुभव, बगल वाले लेटरल वाले हिस्से से, पार्श्व या साइड वाले भाग से खट्टे स्वाद का अनुभव, जबकि बीच वाले हिस्से से आपको नमकीन स्वाद का क्या होता है? अनुभव होता है ना। इस स्वाद का क्या होगा? आपको अनुभव होगा। जीभ जो होती है उस पर, हमारी जीभ पर पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। किस पर? जीभ पर। कितनी लार ग्रंथि होती हैं जीभ पर? 3 होती हैं। कितनी? 3। नंबर 1 सब मैग्जीबुलर, सब मैग्जीबुलर। दूसरी होती है हमारी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और तीसरी होती है हमारी पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। इसमें
सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, वो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। अगर इंग्लिश में नहीं आए समझ में तो हिंदी में ऐसे लिख देता हूं मैं आपको, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि एग्जाम में पूछी जाएगी तो आपका जवाब क्या होगा? पैरोटिड ग्रंथि होगी। और रोजाना लार का जो निष्कासन होता है वो कितना होता है? लगभग 1.5 लीटर होता है। ठीक है। लार का जो पीएच मान होता है वो भोजन करने से पूर्व जो होता है वो तो होता है 7.8, और भोजन करने के बाद लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। अर्थात बाद में वो कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। पहले कैसी होती है? क्षारीय होती है। जब भोजन में लार मिल जाती है तो भोजन क्या हो जाता है? लसलसा। और उस लसलसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बोलस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। जो लार ग्रंथि होती है उससे एंजाइम, 2 एंजाइम निकलते हैं। कितने एंजाइम निकलते हैं? 2 एंजाइम निकलते हैं। तो लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम 2 हैं। एक तो है हमारा टाइलिन। ये टाइलिन जो एंजाइम होता है इसे हम एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, जो किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा होता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम एग्जाम में भी आया हुआ है प्रश्न। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो लार के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होगा वो लार में पाया जाएगा, आंसुओं में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? आंसुओं में पाया जाएगा। और किस में पाया जाएगा ये आपका लाइसोजाइम एंजाइम? लार, आंसू और पसीने में भी पाया जाता है। पसीने में भी पाया जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अच्छा, एक एंजाइम और पाया जाता है डायस्टेस। लार में एक एंजाइम और होता है डायस्टेस। इस डायस्टेस एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या है? लाल चना। तो लाल चने में भी डायस्टेस एंजाइम पाया जाता है। ये एसएससी के एग्जाम आया प्रश्न है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? डायस्टेस एंजाइम प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने पढ़ा पाचन तंत्र में जो आहार नाल था उसका सबसे पहला भाग मुख गुहा, बकल कैविटी, जिसके 2 हिस्से थे। एक तो आपका था जीभ और दूसरे थे दांत। तो दांतों के बारे में हमने फुल डिटेल में पढ़ा, संरचना कैसी होती है, दंत सूत्र क्या होता है और कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका काम क्या होता है, कब वो उगते हैं। जीभ के बारे में हमने पढ़ा कि भाई जीभ होती क्या है, उसके स्वाद का अनुभव कैसे करवाती है, जीभ पर कितनी स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ का काम क्या होता है, ताप नियमन का कार्य किस तरीके से वो करती है, और जीभ के किस हिस्से से हमें कैसे स्वाद का अनुभव होता है, जीभ में कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कितनी होती है, रोजाना लार कितनी बनती है, लार का पीएच मान क्या होता है और लार की प्रकृति क्या होती है, और जीभ के किस हिस्से से आपको कैसे स्वाद का अनुभव होता है। ये था मुख गुहा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में ग्रसनी के बारे में और ग्रास नली के बारे में, फेरेंस और ईसोफेगस के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।